बेटा बेटा चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सेकंड पार्ट है, जैसा कि हमने स्टार्ट किया हुआ था। आज का इसका हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसको डिफाइन कैसे करते हैं? सिंपली अ पेयर ऑफ चार्जेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस डी फॉर्म अ डाइपोल। के दो सेम मैग्नीट्यूड और अपोजिट चार्जेस रखने वाले दो चार्ज जिनको एक डी फासला के ऊपर, डिस्टेंस के ऊपर, डी सेपरेशन के ऊपर रखा गया हो, तो ये बेटा एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाते हैं। बेटा फ़र्ज़ कर लेते हैं हमारे पास दो चार्जेस हैं, एक के ऊपर प्लस क्यू चार्ज है और दूसरे के ऊपर बेटा नेगेटिव क्यू चार्ज है, जिनको एक फासला d के ऊपर एक दूसरे से रखा गया है। तो ये मिलकर बेटा क्या बनाते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाते हैं। डाई दो के लिए इस्तेमाल किया जाता है और पोल यानी कि जिसके दो पोल्स हों, एक तरफ नेगेटिव हो और दूसरी तरफ बेटा पॉजिटिव मौजूद हो, तो इस तरह से। लेकिन लफ्ज़ इलेक्ट्रिक जो इस्तेमाल किया गया है बेटा, यहाँ पर इसके जो पोल्स हैं ये स्टेशनरी होंगे, ये फिक्स्ड होंगे। जिस तरफ पॉजिटिव होगा वो ऑलवेज़ पॉजिटिव ही रहेगा और जिस साइड से नेगेटिव पोल बनेगा वो हमेशा नेगेटिव ही रहेगा। इनकी पोलैरिटी तब्दील नहीं होती कि कुछ लम्हे आपको जो पॉजिटिव पहले मिल रहा था वो बाद में नेगेटिव बन जाए और जो नेगेटिव पहले मिल रहा था वो पॉजिटिव बन जाए। फिक्स होगा, एक जैसी वैल्यू ही होगी। पहले जो पॉजिटिव था वो बाद में भी पॉजिटिव रहेगा और जो पहले नेगेटिव था वो भी बाद में नेगेटिव रहेगा। इसके बाद बेटा एक डेफिनेशन आती है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस इज नोन एज डाइपोल मोमेंट। के वो दो चार्जेस जिनको डी फासला के ऊपर रखा गया था, चार्ज की मैग्नीट्यूड एक जैसी थी जिन पर, और अपोजिट इनके ऊपर चार्ज मौजूद था, उनमें से किसी एक चार्ज की मैग्नीट्यूड लें। मैग्नीट्यूड तो बेटा एक जैसी है ना, तो कोई भी आप एक चार्ज की मैग्नीट्यूड लेकर इस फासला से ज़रब कर लेंगे तो बेटा ये आपके पास बन जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट अमूमी तौर पर जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है ये ज़ाहिर किया जाता है बेटा P और इसके ऊपर वेक्टर फॉर्म दी जाती है Q मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज और D यहाँ पर बेटा पोजीशन वेक्टर होगा किसी एक चार्ज से दूसरे चार्ज की तरफ। ठीक है बेटा, तो D ये वेक्टर एलिमेंट है आपके पास। P एक वेक्टर है, यानी कि डाइपोल मोमेंट बेटा वेक्टर मिकदार है आपके पास। मैग्नीट्यूड भी रखेगी और डायरेक्शन भी इसकी होगी, और हमेशा इसकी जो डायरेक्शन है बेटा, डायरेक्शन के लिए गौर कीजिएगा, डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है। अब इसका यूनिट बनाना चाहेंगे चार्ज को बेटा हमेशा कॉलम के अंदर, सेपरेशन को बेटा हमेशा मीटर में मेजर किया जाता है, तो कॉलम मीटर इसका SI यूनिट बन जाता है। अब बेटा अगर आप कॉलम को बदलना चाहेंगे बेस के अंदर, आपके पास एक डिराइव क्वांटिटी है तो इसे बेस में बदलें, फिर इसका यूनिट बनाएं। ये भी आपसे MCQ पूछ सकता है, क्योंकि हम ब्रीफली तौर पर इसको देख चुके हैं कि हमारे पास SI यूनिट्स में से किस तरह से ये MCQs बनाता है। बाज़ दफ़ा SI यूनिट होते हैं लेकिन कोई बेस होता है और कोई डिराइव होता है। हो सकता है वो आपसे बेस के बारे में इंफॉर्मेशन ले रहा हो, तो कॉलम की यहाँ पर वैल्यू बेटा आपने पुट करनी है। चार्ज को कैसे आपने बेटा यहाँ से फाइंड करना है, चले मैं भी ये भी डिराइव करा देता हूँ। कॉलम हमारे पास बेटा होता है एम्पेयर सेकंड के। ठीक है बेटा, क्यों? क्योंकि बेटा आपने करंट का फार्मूला पढ़ा हुआ है, I बराबर है Q/T। चार्ज को फाइंड करना चाहेंगे तो QIT के बराबर बनेगा एम्पेयर सेकंड। अब एम्पेयर भी आपके पास बुनियादी मिकदार है, सेकंड भी बेटा आपके पास बुनियादी मिकदार है, तो बुनियादी यूनिट। एम्पेयर भी बेटा आपके पास बुनियादी यूनिट है और सेकंड भी आपके पास बेटा बेस या बुनियादी यूनिट है। इसको यहाँ पर लिखना चाहेंगे तो एम्पेयर सेकंड मीटर, ये इसका बेस यूनिट बन जाएगा। अब लॉन्ग क्वेश्चन बनता है बेटा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये ज़बरदस्त कंसेप्ट, इसके ऊपर थोड़ा सा बेटा गौर कीजिएगा। एक डाइपोल के ऊपर नेट चार्ज बेटा इसका ज़ीरो होता है। नेट चार्ज की अगर बात की जाए, नेट चार्ज ज़ीरो, मगर
चूंकि चार्जेस एक दूसरे से एक स्पेसिफिक डिस्टेंस के ऊपर, एक ख़ास फासला के ऊपर मौजूद होते हैं, तो पोलैरिटी हो जाने की वजह से प्लस की अपनी एक फील्ड होगी और नेगेटिव की अपनी एक फील्ड होगी। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर मिल रही होती है। वो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है वो हमने इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की मदद से कैलकुलेट करनी है। बेटा फ़र्ज़ कर लेते हैं हमारे पास दो चार्जेस हैं, -q और +q, जिनको एक फासला सेंट्रल पॉइंट से, हियर इज, ये ओरिजिनल पॉइंट है बेटा, सेंटर है, दोनों के दरमियान में सेंट्रल पॉइंट से इनका जो फासला है बेटा वो d है। चाहे +q को देखना चाहें चाहे -q को देखें, इनका सेंट्रल पॉइंट से फासला अगर d है तो लेट्स से फ़र्ज़ कर लेते हैं हम इनसे किसी एक पॉइंट C के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करना चाहते हैं, और इस पॉइंट C का इस सेंटर से जो फासला है वो अगर r के बराबर हो। ठीक है बेटा, सेंट्रल पॉइंट से C पॉइंट जिस पर हम बेटा इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से पाई जाने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करना चाहते हैं, उसका अगर फासला हमारे पास r के बराबर हो, डिस्टेंस r के बराबर हो, तो अलग अलग से ज़ाहिरी सी बात है दो पॉइंट चार्जेस हैं, पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो फील्ड ड्यू टू +q, पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड को अगर E1 से रिप्रेजेंट कर दिया जाए, ये बराबर होगा अकॉर्डिंग टू बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंसेप्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, हमने इसको डिफाइन किया था इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये 1/4πε0 q डिवाइडेड बाय, अब वहाँ हम r का स्क्वायर लिखते थे, यहाँ पर बेटा पहले देखें सेपरेशन क्या है दोनों पॉइंट्स के दरमियान में। देखें ओरिजिन से लेकर यहाँ तक बेटा डिस्टेंस हमारे पास बनता है टोटल r, हमने E1 फाइंड करनी है। देखें E1 के लिए ये हमारे पास रिलेशन है, C पॉइंट तक तो ये हमारे पास r है। अब हम चूँकि पॉजिटिव चार्ज की वजह से लेना चाहते हैं, तो ये पॉजिटिव चार्ज का सेंट्रल पॉइंट से डिस्टेंस है d, तो r में से कोई d फैक्टर माइनस कर देंगे, तब हमारे पास इस सेंट्रल पॉइंट से यहाँ तक का ये डिस्टेंस कैलकुलेट हो जाएगा, सेपरेशन कैलकुलेट हो जाएगी सेंट्रल पॉइंट से C पॉइंट तक। चूँकि हम पॉजिटिव चार्ज यानी कि इस रेड वाले चार्ज की वजह से, जिसको रेड कलर से मैंने बेटा डिनोट किया हुआ है, इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट के ऊपर पाई जाने वाली फील्ड को हम फाइंड करना चाहते हैं, तो उसके लिए सेंट्रल पॉइंट से यहाँ C पॉइंट तक का फासला था हमारे पास r, लेकिन सेंट्रल पॉइंट से पॉजिटिव चार्ज एक d फासला के ऊपर रखा गया है, तो r में से इस d को माइनस कर देंगे, ये तो डिस्टेंस बनेगा, और इसका बेटा हमने स्क्वायर करना है, तो q/r - d, इसका स्क्वायर भी इसीलिए मैंने लिखा हुआ है। इसके बाद बेटा फील्ड ड्यू टू नेगेटिव q, नेगेटिव चार्ज की वजह से जो फील्ड है वो क्या कुछ होगी अगर उसे E2 से रिप्रेजेंट कर दें। हियर इज बेटा सेंट्रल पॉइंट से इस C पॉइंट तक ये सेपरेशन है r। अब नेगेटिव चार्ज जिसे ब्लैक कलर से मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया हुआ है और A पॉइंट के ऊपर मौजूद है, ये देखें इस सेंट्रल पॉइंट से मज़ीद किसी फासला D के ऊपर पहुँचा हुआ है, तो इसका मतलब R में कोई फासला D आकर जमा होगा, तो टोटल C तक का इसका डिस्टेंस ये कैलकुलेट हो जाएगा। तो इसीलिए E2 1/4πε0 - q डिवाइडेड बाई r + d, इसका स्क्वायर। अब रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द C पॉइंट, दोनों चार्जेस की वजह से जो मिलकर डाइपोल बना रहे थे, इनकी वजह से अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करना चाहेंगे बेटा, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड E के बराबर होगी, और ये E1 + E2 यानी कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से और नेगेटिव चार्ज की वजह से जो फील्ड्स आ रही थी उनका मजमुआ, इनकी वैल्यूज़ को रिप्लेस करेंगे 1/4πε0 q/r - d, इसका स्क्वायर, प्लस नेगेटिव की वजह से 1/4πε0 - qr + d, इसका स्क्वायर कर देंगे। q/4πε0 दोनों में कॉमन है, इसको कॉमन कर दें बेटा, यहाँ से 1/r - d, इसका स्क्वायर, ये पॉजिटिव में टर्म बाकी रहेगी, ये नेगेटिव की टर्म यहाँ मल्टीप्लाई कर लें तो नेगेटिव, और 1 डिवाइडेड बाई r + d, इसका स्क्वायर कर देना है आपने। अब यहाँ पर आपने बेटा LCM लेना है, जुज़ाफ़िकल जिसे उर्दू में कहते हैं, आपने दोनों नीचे वाले टर्म्स का जुज़ाफ़िकल बना लेना है। अब इस जुज़ाफ़िकल से फर्स्ट टर्म को डिवाइड करेंगे तो नेगेटिव की टर्म को कैंसिल आउट कर देगी, प्लस की टर्म रिमेनिंग रहेगी, और वो इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो r + d, इसका स्क्वायर लिखा जाएगा। जबकि इसी LCM को बेटा इस टर्म से डिवाइड करेंगे तो प्लस की टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, और
आर माइनस डी होल स्क्वायर, ये रिमेनिंग रहेगा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आर माइनस डी इसका स्क्वायर बन जाएगा। अब मजीद इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्यू और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये वैसे रह जाएगा। इसको खोल दें, हमारे पास बेटा फार्मूला होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर बराबर होता है बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के। अब यहाँ आर प्लस डी है तो आर को ए फ़र्ज़ कर लें और डी को बी फ़र्ज़ कर लेंगे तो आपके पास ये फार्मूला ओपन हो जाएगा। इसी के तहत मैंने आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2rd माइनस का फैक्टर बाहर रखें और इसके लिए बेटा खोलना चाहेंगे तो a माइनस बी इसका स्क्वायर बराबर होगा a की 2 जमा b की 2 यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab इसको लिखा जाएगा। अब इसी फार्मूला के तहत मैंने ये लिखा था। अब फर्स्ट 2 टर्म्स आपके पास प्लस में हैं लेकिन नेगेटिव की टर्म बाहर से मल्टीप्लाई हो रही थी तो फर्स्ट 2 टर्म्स आपके पास नेगेटिव जाने। थर्ड टर्म यहाँ पर माइनस की है लेकिन नेगेटिव की टर्म ये जो मौजूद थी मल्टीप्लाई होने से ये प्लस में आ जाएगी। आर स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएंगे बेटा। क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2rd 4rd आपके पास बनेगा। अब इस टर्म के लिए थोड़ा सा गौर कर लीजिए, हम यहाँ पर r माइनस डी इसका स्क्वायर इंटू आर प्लस डी इसका स्क्वायर हम इसे एक नए अंदाज में लिखने लगे हैं। हमारे पास आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर फिर इसका होल स्क्वायर। फार्मूला हमारे पास होता है बेटा a की 2 माइनस बी की 2 बराबर होता है a प्लस बी और इंटू a माइनस बी, ठीक है, या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी। अब इस चीज़ के ऊपर उसने एक नया फैक्टर लगाया है कि अगर आप इसको स्क्वायर बना लेंगे बेटा, इसका अगर स्क्वायर बनाना चाहेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फिर होल स्क्वायर कर लेंगे तो इन 2 टर्म्स का भी आप स्क्वायर लिख सकते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर a माइनस बी होल स्क्वायर। इसका मतलब ये दोनों टर्म्स हमारे पास आ जाएंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर a माइनस बी होल स्क्वायर, तो इसको लिखा जा सकता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और होल स्क्वायर इसको आप लिख सकते हैं। तो ये टर्मिनोलॉजी यहाँ से इस फार्मूला तक हमने इस्तेमाल की हुई है। अब मज़ीद फर्दर जब आप इसको सॉल्व करेंगे क्यू और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इस टर्म के अंदर बेटा आर स्क्वायर कॉमन करेंगे तो यहाँ 1 रिमेनिंग रहेगा माइनस डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, फिर सबका स्क्वायर भी लेना है आपने। पहले तो हमारे पास डी बिल्कुल स्मॉल यानी कि इतने क्लोज हैं, बिल्कुल थोड़े से फासले के ऊपर दोनों चार्जेस मौजूद हैं। अगर डी हमारे पास स्मॉलर है तो आर से उसको डिवाइड कर लेना, ये फैक्टर हमारे पास काफ़ी स्मॉल हो जाता है और इसको आप निगलेक्ट आउट कर सकते हैं यानी कि ख़त्म कर सकते हैं। आर स्क्वायर फिर इसका स्क्वायर तो आपके पास बेटा आर की पावर 4 बनेगी और डायरेक्टली तौर पर आर की पावर 4 और एक आर ये मौजूद है, मैंने यहाँ से रिमूव करके इसे आर क्यूब लिखा हुआ है और ऊपर 4d रिमेनिंग रहेगा, नीचे आर क्यूब आएगा। क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का फैक्टर पहले भी मौजूद था, अब भी आपने इसको एज सच वैसे ही लिखना है। अब इसको थोड़ा तोड़ के लिखा है, आप 4 को लिखें 2 इंटू 2, डी वैसे मौजूद है क्यूब के साथ तो 2d और क्यूब डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब वैसे ऑलरेडी आ रहा था नीचे, इसको देखें। अब यहाँ बेटा 2d इंटू क्यू, दो हमारे पास पॉइंट चार्जेस थे जो कि सेंट्रल पॉइंट से डी फासला इसका है, सेंट्रल पॉइंट से डी फासला इसका है, दोनों के दरमियान में सेपरेशन को देखेंगे बेटा 2d के बराबर बन जाती है। डाइपोल मोमेंट क्या था कि किसी भी एक आइदर चार्ज के मैग्नीट्यूड के साथ आप उन दोनों के दरमियान में जो सेपरेशन है उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब सेपरेशन बेटा 2d है और आइदर चार्ज की मैग्नीट्यूड q आपके पास होगी तो 2d और q के फैक्टर को हमने बेटा डाइपोल मोमेंट में बदल देना है। 2 यहाँ इस 2 से कैंसिल आउट, 2 टू द 4 यानी कि 1 रहेगा और यहाँ पर 2 आएगा तो ऊपर डाइपोल मोमेंट, नीचे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब इसको लिखा जाएगा। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल बराबर होगा बेटा इन टर्म ऑफ डाइपोल मोमेंट डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। अब यहाँ से गौर करें कि किसी भी एक डाइपोल से बनने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये 2 चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रही है कि उसका डाइपोल मोमेंट क्या है और मीडियम किस तरह का इस्तेमाल किया गया है 2 चार्जेस के दरमियान में। अगर तो चार्जेस के दरमियान में फ्री स्पेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इसकी वैल्यू ज़्यादा मिलेगी। अगर आपने कोई और मीडियम हायल किया हुआ है तो इसकी वैल्यू रिड्यूस हो जाती है क्योंकि यहाँ पर एक नया फैक्टर आएगा जिसे एप्सिलॉन आर हमने कहा था कि रिलेटिव परमिटिविटी का एक फैक्टर आ जाएगा।
तो मीडियम के हायल करने की वजह से इसकी वैल्यू डिक्रीज़ हो जाती है, जबकि फ्री स्पेस के लिए इसका ये रिलेशन कैलकुलेट हमने करना था, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर पूछा जाता है। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।